नमस्कार। नमस्कार विशाल जी, अंकुर जी आप भी मौजूद हैं? हाँ जी सर। ठीक है। तो सर स्टार्ट करें। बिल्कुल। एक सेकंड। आज से अ, हम लोग एक नया नॉन क्लिनिकल सेशन आयोजित कर रहे हैं, जो हमारी कोशिश रहेगी कि प्रत्येक माह कम से कम एक बार ऐसा हो। और उसमें से अगर आप लोगों को, क्योंकि आप लोग ट्रेनिंग में भी आए थे और हमने आपसे पूछा भी था कि आपको किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो हमारे को ये प्रतीत हुआ कि आप लोगों को डीआरटीबी केस फाइंडिंग और उसका ट्रीटमेंट के बारे में जानने की और आवश्यकता है। तो हमने ये इस बार कोशिश करी कि आप इसके बारे में और जानें, और इसमें दिक्कत आएगी तो भविष्य में और इस तरह की ज़ूम मीटिंग का आयोजन कर लिया जाएगा। और आज हमारे बीच में मौजूद है विशाल विशाल शर्मा जी, जो डीआरटीबी एचआईवी कोऑर्डिनेटर हैं और पूर्व में भी स्टेट लेवल ट्रेनर रह चुके हैं। तो आज ये आपको डीआरटीबी केस फाइंडिंग और ट्रीटमेंट के बारे में बताएंगे। तो कृपया आप सुनिए, और जब ये इनका सेशन समाप्त हो जाए उसके बाद अगर आपके कोई प्रश्न जागृत होते हैं तो कृपया आप पूछिए। थैंक यू सो मच सर। सभी को गुड मॉर्निंग। मैं विशाल शर्मा, जो लोग मुझसे परिचित नहीं है, मैं डीआरटीबी एचआईवी कोऑर्डिनेटर हूं डीटीसी बूंदी पर। और सर ने जैसा कि विषय दिया है, अगर आप लोगों को आवाज से संबंधित कोई समस्या हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। सर मेरी आवाज आ पा रही है? बिल्कुल आ रही है विशाल जी, आपकी आवाज अच्छी तरह आ रही है। तो आज जिस विषय का चयन सर के माध्यम से किया गया है वो हमारी पीएमडीटी गाइडलाइन के अंतर्गत डीआरटीबी केस फाइंडिंग को लेकर है। और डीआरटीबी केस फाइंडिंग को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है उसकी एक टेक्निकल गाइडलाइन और उसका दूसरा विषय ऑपरेशनल गाइडलाइन। तो पहले हम टेक्निकल गाइडलाइन पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, जिसमें कुछ एक परिभाषाएं हैं, डेफिनेशंस हैं, जो हमारे रोजमर्रा के कार्य में इस्तेमाल होती है, लेकिन हम उन्हें व्यवहार में इस्तेमाल नहीं करते, टेक्निकल टर्म का यूज नहीं करते। और हमारी आम भाषा में विशाल जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेट का इशू आ रहा है। अभी नेट की कुछ समस्या है तो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। थोड़ी देर में विशाल जी वापस ऐड हो जाएंगे हमारे साथ, थोड़ा वेट करिए।
सर आपके आसपास 2 डिवाइस हैं जो मीटिंग में ज्वाइन हो रखे हैं। एक डिवाइस आप तो कैश तो एक डिवाइस से लीव कर दिया, बाहर उस रूम से बाहर चले जाइए। मैं करता हूँ, ये हमारे यहाँ ही हो रहा है। हम मेरे हिसाब से हमारे यहाँ हो रहा है। अभी कुछ चीज देखते हैं। अंकुर जी, हेलो अंकुर। यस सर, यस सर। वो एक सेकंड। ये सब विशाल जी रिज्वाइन हो गए हमारे साथ अभी वो। सर विशाल जी प्लीज अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए सर। अब आप आ रही है मेरी आवाज? यस सर, आ रही है सर। अंकुर जी मेरे लिए आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए वो वाली यस सर। 3.1 के अंदर। मैडम खुला पड़ा ले ली। ठीक है विशाल जी, स्टार्ट करिए। जी सर, तो हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि हमारी केस फाइंडिंग में प्रिजम्पटिव एमडीआर होता कौन है, प्रिजम्पटिव डीआर होता कौन है। मुख्य रूप से हम इसको माने कि प्रिजम्पटिव टीबी का हमने कई बार नाम सुना है जिसको हम चर्चा में लेते हैं, लेकिन प्रिजम्पटिव डीआरटीबी पेशेंट्स होते कौन है। तो प्रिजम्पटिव डीआरटीबी पेशेंट बेसिकली वो होते हैं जो आर रिफार्मसिन रजिस्ट के लिए, जी इसे आगे बढ़ाइए सर, सेकंड स्लाइड, नेक्स्ट डेफिनेशन वन। विशाल जी, अगर आप अपना वीडियो बंद कर लेंगे तो शायद आपका नेट पर प्रॉब्लम कम आएगी। स्लाइड चालू रह जाए वो बेहतर है। जी सर, तो हम प्रिजम्पटिव डीआरटीबी की बात कर रहे हैं कि प्रिजम्पटिव डीआरटीबी है क्या। तो प्रिजम्पटिव डीआरटीबी वो है, इट्स रेफर टू पेशेंट हु एलिजिबल फॉर रिफार्मसिन रेजिस्टेंस स्क्रीनिंग। तो वो पेशेंट जो रिफार्मसिन रेजिस्टेंस के टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं, हम उन्हें मानेंगे। तो इसमें कौन कौन लोग आ गए, तो इसमें सबसे पहले जो लोगों का ग्रुप आता है वो है ऑल नोटिफाइड टीबी पेशेंट। मैं सभी काउंसलर और एसटीएस से निवेदन करूंगा कि इस चीज को कोर नोट्स बना लें कि वो लोग कौन होंगे जो प्रिजम्पटिव डीआरटीबी में आएंगे। पहले हमारे यहाँ क्राइटेरिया ए, बी और सी हुआ करता था, अब उन तीनों क्राइटेरियाज को मर्ज करके हम एक नई परिभाषा की तरफ बढ़े हैं, जिसमें सबसे पहले प्रिजम्पटिव डीआरटीबी वो पेशेंट्स हैं जो ऑल नोटिफाइड टीबी पेशेंट्स हैं। दूसरे वो प्रिजम्पटिव टीबी पेशेंट के ग्रुप जो PL-HIV है, पीपल लिविंग विद HIV। दूसरे जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी से ग्रसित हैं। तीसरे वो जो स्पुटम स्मीयर नेगेटिव हैं लेकिन उनका एक्सरे सजेस्टिव है टीबी के लिए। और अन्य वे लोग जो वनरेबल पॉपुलेशन से आते हैं, और अन्य वे जो एमडीआर के कॉन्टेक्ट पेशेंट हैं। तो 2 ग्रुप हमने यहाँ मेजरली देखे कि ऑल नोटिफाइड टीबी पेशेंट्स, वो टीबी पेशेंट्स जो नोटिफाइड हो चुके हैं, वो सभी हमारी रिफार्मसिन रेजिस्टेंस के स्क्रीनिंग के लिए एलिजिबल हैं। दूसरा ग्रुप हो गया जिसमें हमने माना PL-HIV, एक्स्ट्रा पल्मोनरी पेशेंट्स, स्पुटम स्मीयर नेगेटिव पेशेंट्स जो कि एक्सरे सजेस्टिव हैं, फिर वनरेबल पॉपुलेशंस के लोग, फिर वो लोग जो एमडीआर के कॉन्टेक्ट्स में रहे हैं। और कॉन्टेक्ट्स एमडीआर को हम देखते हैं जो हाउस होल्ड कॉन्टेक्ट हैं वो। तीसरा एक अन्य ग्रुप हमने यहाँ पर रखा है जिसे हम मानते हैं एनी फॉलो पॉजिटिव। ये एनी फॉलो पॉजिटिव वो ग्रुप है जो आपके दौरान जो एंड ऑफ द आईपी और एंड ऑफ द सीपी की जांचों में पॉजिटिव पाए गए हैं। साथ ही साथ हम एनी फॉलो पॉजिटिव पेशेंट्स में उन लोगों को भी कंसीडर करेंगे जो H मोनोपोली के इलाज के दौरान स्मीयर पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो इस प्रकार मोटे मोटे रूप से पहले हमने 3 विषय 3 भागों में इन्हें बांटा। ऑल नोटिफाइड टीबी पेशेंट, PL-HIV एक ग्रुप जिसके अंदर PL-HIV, EPTB पेशेंट, स्पुटम स्मीयर नेगेटिव विद एक्सरे सजेस्टिव, वनरेबल पॉपुलेशन, कॉन्टेक्ट ऑफ एमडीआर। एनी फॉलो पॉजिटिव के अंदर DSTB के पेशेंट्स जो आईपी एंड ऑफ द आईपी और एंड ऑफ द सीपी पर पॉजिटिव हैं, और जो H मोनोपोली के इलाज के दौरान हमारे फॉलोअप में पॉजिटिव पाए गए हैं। एक अन्य ग्रुप और है जिसे हम प्रिजम्पटिव डीआरटीबी की श्रेणी में रखेंगे, वो है नॉन रेस्पोंडर टू ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट के लिए नॉन रेस्पोंडर हैं।
इन सभी पेशेंट्स को हम प्रिजम्पटिव डीआरटीबी की श्रेणी में मानेंगे और हम इनको रेफाम्सिन स्क्रीन के लिए प्रस्तुत करेंगे, यानी कि इनको सिबिनाट के लिए हम रेफर करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये विषय क्लियर हुआ होगा, क्योंकि केस फाइंडिंग के अंदर सबसे पहले हमें ये समझना आवश्यक है कि प्रिजम्पटिव डीआरटीबी होती कौन है। हम केस फाइंडिंग किनका करेंगे? केस फाइंडिंग करने के लिए हमें एक ऐसी लाइन लिस्ट बनानी पड़ेगी जिनका कि हम टेस्ट करवाएं। तो वो आधार क्या होगा? तो वो आधार यही है जो मैंने आपको इस ग्रुप में बताया। और मैं यहाँ रिक्वेस्ट करूंगा सभी एसटीएस और एसटीएलएस से कि पुराने समय में हमारे पास एक परंपरा हुआ करती थी कि हम एमडीआर टीबी की पेशेंट्स की एक लाइन लिस्ट बनाया करते थे और उस लाइन लिस्ट को हम आगे फर्दर एलपीए के लिए भेजा करते थे पुराने समय में। अब सिबिनाट की व्यवस्था है, एलपीए के लिए भी भेजते हैं। तो पुनः हम एक बार वो एमडीआर लाइन लिस्ट की व्यवस्था चालू करें। इस प्रिजम्पटिव डीआरटीबी की परिभाषा के अंतर्गत जो जो लोग इसमें फिट होते हैं उनकी लाइन लिस्ट बनाएं और ये सुनिश्चित करें कि 100% वो मरीज जो प्रिजम्पटिव डीआरटीबी की श्रेणी में आते हैं उनका सिबिनाट हो। अब अगला बिंदु हमारा आता है इसी में यूनिवर्सल डीएसटी। अंकुर जी थोड़ा सा 1 मिनट पीछे लीजिए। हम लोग सब इस विषय को, इस शब्द को बार बार इस्तेमाल करते हैं, यूनिवर्सल डीएसटी, यूनिवर्सल डीएसटी। लेकिन यूनिवर्सल डीएसटी की हम परिभाषा यहाँ पर क्या मान करके चलें? यूनिवर्सल डीएसटी की हम अगर परिभाषा मान करके चलें तो रेफर टू यूनिवर्सल एक्सेस टू रैपिड डीएसटी फॉर एटलीस्ट रेफाम्सिन। यूनिवर्सल डीएसटी का अर्थ यही है कि हम एटलीस्ट रेफाम्सिन के लिए उसको रैपिडली डीएसटी के लिए भेजें, और या तो वो इलाज चालू होने के पहले हो या इलाज चालू होने के 15 दिन के भीतर भीतर रैपिडली हो। इसी का तात्पर्य यूडीएसटी, यूनिवर्सल डीएसटी है। अभी कोविड के बाद सिबिनाट की कार्टिलेज में दिक्कत आने की वजह से इसका प्रतिशत कम हुआ, लेकिन निश्चित ही हम आने वाले समय में अपने पुराने लक्ष्यों को हासिल कर पाएंगे। इसलिए यूनिवर्सल डीएसटी की परिभाषा भी हमारे को समझना यहाँ पर आवश्यक है। अंकुर जी इसे मूव कीजिए आगे। नेक्स्ट अंकुर जी, नेक्स्ट दिख रही है आपको डेफिनेशन 2? जी 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 देख रही है। नेक्स्ट कीजिए आप, क्योंकि हम यहाँ पर अभी वही चीज लेंगे जो हमारे यहाँ काम की। जस्ट होल्ड इट। यहाँ पर एक नई डेफिनेशन आई है, एक्टिव केस फाइंडिंग। मैं अब तक मानता हूँ कि डीआरटीबी के जो केस फाइंडिंग है उसको हम एसईएफ में नहीं जोड़ पाए हैं। तो एक्टिव केस फाइंडिंग के अंदर हम इन प्रिजम्पटिव डीआरटीबी की जब हमारे एक क्षेत्र विशेष के अंदर जो हमें सौंपा गया है जहां पर हम एक्टिव केस फाइंडिंग कर रहे हैं, वहां हम इस लाइन लिस्ट को तैयार करके पर्टिकुलर एक्टिव केस फाइंडिंग के लिए, और वहां पर हम इस चीज को खोजें। तो एक्टिव केस फाइंडिंग, पैसिव केस फाइंडिंग और इंटेंसिव केस फाइंडिंग, ये 3 चीजें हैं। एक्टिव केस फाइंडिंग वो है जहां पर हम एक्टिवली जा रहे हैं, हम जा रहे हैं मरीज को खोजने के लिए आउटसाइड द हेल्थ फैसिलिटी, एक प्रोग्रामेटिक रूप में, हम उसे एक्टिव केस फाइंडिंग कहेंगे। पैसिव केस फाइंडिंग वो है कि मरीज हमारे पास स्वतः चल करके आ रहा है। अंकुर जी नेक्स्ट लीजिए। ये 3 परिभाषाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कार्यक्रम की दृष्टि से। एडल्ट, चाइल्ड और इन्फेंट। एडल्ट हम किसे कहेंगे? एडल्ट वो जो 18 साल से कम का है। चाइल्ड वो, एडल्ट वो जो हमारे 18 साल से ऊपर का उम्र का व्यक्ति है। चाइल्ड वो जो हमारे 18 साल से नीचे हैं, और इन्फेंट वो जो अंडर 1 ईयर की एज में, 12th मंथ पर। इन 3 परिभाषाओं को, ये कार्यक्रम की परिभाषाएं हैं, इनको हम कार्यक्रम से जोड़ करके देखें। नेक्स्ट जी। अब हम जब भी केस फाइंडिंग बनाते हैं और पेशेंट डायग्नोस हो जाता है, वहां हमारे पास ये परिभाषाएं काम आती हैं। हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस मरीज को डायग्नोस होने के बाद किस श्रेणी में रखें। तो यहाँ कुछ परिभाषाएं, मोनो रेजिस्टेंस टीबी। मोनो का अर्थ होता है 1, तो एटलीस्ट अ पेशेंट हुज बायोलॉजिकल स्पेसिमेन इज रेजिस्टेंस टू 1 फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग। जो फर्स्ट लाइन की एक सिंगल ड्रग से रेजिस्टेंस है, हम उसे मोनो रेजिस्टेंस कहेंगे। आइसोनेक्स रेजिस्टेंस टीबी, यानी कि वो पेशेंट जो बायोलॉजिकल रूप से आइसोनेक्स के लिए रेजिस्टेंस हुआ है, लेकिन उसमें रेफाम्सिन की ससेप्टिबिलिटी कंफर्म हो चुकी है, यानी कि आर सेंसिटिव उसके अंदर पाया गया है और एच से वो रेजिस्टेंस है। पोली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, पोली का अर्थ होता है मोर देन 1। अ पेशेंट हुज बायोलॉजिकल स्पेसिमेन इज रेजिस्टेंस टू मोर देन 1 फर्स्ट एंटी टीबी ड्रग्स अदर देन एच और आर।
एच और अगर आर को आ जाएगा तो उसकी परिभाषा दूसरी हो जाएगी। इसलिए एक से अधिक फर्स्ट लाइन एटीटी जो एच और आर नहीं है, उनसे रेजिस्टेंस पेशेंट को हम पॉली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के अंदर मानेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है आरआर टीबी पेशेंट की, क्योंकि ये हमारे अमूमन काम आने वाला शब्द है। जिन मरीजों को हम सीबीनाट के लिए भेजते हैं वो आरआर टीबी पेशेंट निकल करके आते हैं। तो आरआर टीबी पेशेंट्स वो हैं जिनका बायोलॉजिकल स्पेसिमेन रेजिस्टेंस पाया गया है रिफाम्सिन के लिए, चाहे वो जीनोटाइप टेस्ट को फॉलो करते हुए हुआ हो या फिनोटाइपिक टेस्ट को यूज करते हुए हुआ हो, क्योंकि हम मोस्टली जीनोटाइपिक सीबीनाट इसके लिए यूज करते हैं। इसलिए हम इस बात को मान के चलें कि रिफाम्सिन रेजिस्टेंस टीबी पेशेंट्स वो हैं जिनका बायोलॉजिकल स्पेसिमेन रिफाम्सिन के लिए डिटेक्ट कर लिया गया है, चाहे मेथड हमने कोई भी खोजा गया है। लेकिन ये आगे इस परिभाषा में कहते हैं कि विद और विदाउट रेजिस्टेंस टू अदर एंटी टीबी ड्रग, अब दूसरी टीबी ड्रग से वो रजिस्ट नहीं होना चाहिए, वो रिफाम्सिन से ही रजिस्ट होना चाहिए। जी नेक्स्ट लेंगे। अन्य परिभाषा आती है एमडीआर टीबी। तो हमने हमारी जब केस फाइंडिंग की हम शीट बनाते हैं तो हम देखते हैं एमडीआर ऑब्लिक आरआर टीबी। तो एमडीआर आरआर टीबी यही है, हमने पहले आरआर टीबी पढ़ी कि आरआर टीबी रिफाम्सिन से रजिस्ट है केवल, लेकिन ऑब्लिक हम उसको लगा करके करते हैं आरआर एमडीआर टीबी। तो एमडीआर टीबी क्या है? A patient whose biological specimen is resistant to both, इस शब्द पर मैं वजन देना चाहूंगा, both H and R, जो आइसोनेक्स से भी रजिस्ट है और रिफाम्सिन से भी रजिस्ट है, विद और विदाउट रेजिस्टेंस टू अदर फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग्स। लेकिन यहाँ पर इस परिभाषा को आगे बढ़ाते हुए गाइडलाइन कहती है कि एमडीआर टीबी पेशेंट में हैव, यहाँ पर शब्द का प्रयोग किया गया है, एमडीआर पेशेंट्स में हैव एडिशनल रेजिस्टेंस टू एनी ऑब्लिक और एफक्यू ग्रुप्स। तो यहाँ मे का प्रयोग किया गया है, तो कंफर्मेशन तो यही है कि आइसोनेक्स और आर से वो रजिस्ट हो, हम उसे एमडीआर टीबी कहेंगे। अब यहाँ पर मे बी का यूज करते हुए इस परिभाषा को, इस डेफिनेशन को आगे डिफाइन किया है प्री एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी के लिए, जिसमें गाइडलाइन कहती है कि एमटीबी डिटेक्ट होने के बाद अगर कोई पेशेंट एमडीआर और आरआर टीबी की डेफिनेशन को फुलफिल करता है और एमडीआर आरआर की डेफिनेशन को फुलफिल करने के साथ साथ अगर वो किसी एफक्यू ग्रुप से भी रजिस्ट पाया गया है तो उसे प्री एक्सडीआर टीबी की श्रेणी में रखा जाएगा। मैं इसको पुनः एक बार दोहराना चाहूंगा कि एक पेशेंट जो एमटीबी डिटेक्ट है और जो एमडीआर आरआर टीबी की डेफिनेशन को फुलफिल करता है और उसके साथ साथ उसके अंदर फर्दर रेजिस्टेंस पाया जाता है एनी एफक्यू ग्रुप का, तो हम उसे प्री एक्सटेंसिवली ड्रग्स रेजिस्टेंस टीबी, प्री एक्सडीआर टीबी की श्रेणी में रखेंगे। अगला इसका बिंदु आता है एक्सडीआर टीबी। एक्सडीआर टीबी से तात्पर्य हमारा यहाँ पर है कि जो मरीज एमडीआर आरआर टीबी की परिभाषा को तो फुलफिल करता ही हो। ये नई गाइडलाइन की परिभाषा है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की आवश्यकता है। इसमें थोड़ा सा बारीक परिवर्तन किया गया है। एक पेशेंट जो एमटीबी डिटेक्टेड हो, एमडीआर आरआर टीबी की परिभाषा को फुलफिल करता हो और उसके साथ साथ किसी एफक्यू ग्रुप के किसी भी एक से, चाहे वो लीवोफ्लॉक्सोसिन हो या मॉक्सीफ्लॉक्सोसिन हो, उससे रजिस्ट हो, साथ ही साथ ग्रुप ए की एक दवा से भी रजिस्ट हो या बोथ या दोनों से। अब ग्रुप ए की कौन कौन सी दवाएं? ग्रुप ए में हमारे पास 3 क्लासिफिकेशन है सेकेंड लाइन टीबी ड्रग्स के, जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी है। ग्रुप ए में जो दवाई हैं उनका एक सूत्र है याद करने का, एक ट्रिक मैंने बनाई है। उसकी ट्रिक है मास्टर ऑफ एलएलबी। अगर आप इसे नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, मास्टर ऑफ एलएलबी, ये ट्रिक है उसकी। और इसमें जो ड्रग आती है M4, मास्टर का M जो है वो मॉक्सीफ्लॉक्सोसिन को रेफर करेगा, एलएलबी का फर्स्ट एल लियोफ्लॉक्सोसिन को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड एल रिप्रेजेंट करेगा लिंजोलाइड को और बी रिप्रेजेंट करेगा बेडाक्विन को। तो ग्रुप ए की ड्रग्स को याद रखने का एक तरीका ये है कि हम याद रख लें मास्टर ऑफ एलएलबी। तो हम याद रख लेंगे L4 लियोफ्लॉक्सोसिन, देन मॉक्सीफ्लॉक्सोसिन, लिंजोलाइड एंड लास्ट में B4 बेडाक्विन। अगर आप इसे नोट कर रहे हैं तो अच्छी बात है। तो मैं एक बार पुनः एक्सडीआर की परिभाषा यहाँ दोहराना चाहूंगा। विशाल जी एक बार एलएलबी वापस बता दीजिए। जी सर, ये मास्टर ऑफ एलएलबी, इसकी ट्रिक है मास्टर ऑफ एलएलबी।
तो मास्टर का M रिप्रेजेंट करेगा मॉक्सीफ्लोक्सासिन को और LLB रिप्रेजेंट करेगा L फॉर लियोफ्लोक्सासिन। तो मास्टर का M मॉक्सीफ्लोक्सासिन, उसके बाद लियोफ्लोक्सासिन, तो ये दोनों FQ ग्रुप के आ गए। फिर अगला L रिप्रेजेंट करेगा लिंजोलाइड को और फिर B रिप्रेजेंट करेगा बेडाक्विन को। तो ये ग्रुप ए की दवा को याद करने का सूत्र है मास्टर ऑफ LLB। अंकुर जी आगे लेंगे प्लीज आप स्लाइड को। मैं साथ ही यहाँ पर ग्रुप एक सर प्लीज बैक करेंगे एक बार। ऐसे ही ग्रुप बी की दवा है, मैं उसका भी आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला दे देता हूँ ताकि आगे क्या पता हम इस बात को शेयर कर पाए या ना कर पाए। ग्रुप ए की दवा के मास्टर ऑफ LLB, ग्रुप बी की दवा याद करने का फॉर्मूला है CCTV कैमरा, ठीक है, या फिर अपन इसको तब डिस्कस कर लेंगे जब ये ग्रुप्स हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट कीजिए सर अंकुर जी, नेक्स्ट। विशाल जी थोड़ा सा एक लाइन बोलूंगा कि वो मरीज जो देखने को मिलेंगे ड्रग रेजिस्टेंट के, वो है RR, MDR, H रेजिस्टेंट और प्री XDR। XDR आपको बहुत कम संख्या में देखने को मिलेंगे क्योंकि लाइनोलिड का रेजिस्टेंस बहुत कम परसेंटेज में है। जी सर, बिल्कुल सर। बीडाक्विलिन की फैसिलिटी अभी हमारे पास अवेलेबल है नहीं, ठीक है। तो आपको XDR के मरीज बहुत कम देखने को मिलेंगे। अब आपके पास प्री XDR तक ही मरीज रहेंगे। जी सर, जी सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल नॉलेज सर। हमें XDR के पेशेंट रेयर देखने को मिलेंगे, तो इस वजह से प्री XDR को हमें ज्यादा फोकस करना है, सर के कहने का तात्पर्य था। तो हम मूलतः समझे हैं कि DRTB के केस फाइंडिंग का विजन क्या है। तो विजन वही है कि हम यूनिवर्सल एक्सिस रखें ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग पर और रैपिडली यूनिवर्सल DST करवाते हुए पेशेंट का डायग्नोसिस करें। और उसके जो पैटर्न्स है वो आपको स्क्रीन पर दिख ही रहे होंगे, उनका बार बार उल्लेख करना ठीक नहीं। नेक्स्ट लीजिए। नेक्स्ट मैं चाहूंगा अंकुर जी सीधा आप एल्गोरिदम पर आ जाइए तो बेहतर होगा। इसके आगे एल्गोरिदम है, नेक्स्ट करते हुए आगे। एक मिनट होल्ड कर लीजिए बैक करके। एल्गोरिदम पर आ जाइए सर, एल्गोरिदम है आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे एल्गोरिदम आएगा आगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, होल्ड होल्ड होल्ड, बैक होल्ड, बैक में होल्ड कीजिए, एक स्लाइड बैक जाकर होल्ड कीजिए। जी मुझे एक स्लाइड और पीछे जा सकते हैं आप, एक स्लाइड और पीछे जा सकते हैं। थैंक यू सर। पहले रेजिस्टेंस वाला ले लीजिए सर। अंकुर जी हाँ, बस होल्ड होल्ड। अंकुर जी वो डायग्राम दिख रहा है ना, वो दिखाइए, लाल लाल वाला पीला वाला वो। हाँ ये बस रुकिए रुकिए अंकुर जी, यहाँ रुकिए यहाँ पर। अब हम जिस तरीके से हमने प्रिजम्पटिव DRTB को परिभाषित करते हुए प्रारंभ में हमारी चर्चा प्रारंभ की थी, तो हमने देखा, आप देख रहे होंगे कि हमें सिबिनाट किनका करवाना है। तो वही नोटिफाइड TB पेशेंट, ऑल प्रिजम्पटिव TB, जिसके अंदर मैंने आपको ग्रुप्स बताया, उसकी वनरेबल पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन। मेरी आवाज आ पा रही है? यस विशाल जी आ रही है? और नॉस्पन। तो इस एल्गोरिदम के दो आर्म्स हैं। हम सबसे पहले इन जितने भी प्रिजम्पटिव DRTB पेशेंट्स हैं, जब हम इनको नाट के लिए भेजेंगे, सिबिनाट के लिए भेजेंगे, तो वहां पर दो रिजल्ट बहुत बहुत अवश्यभावी है। रिजल्ट कई हो सकते हैं, लेकिन हम जिन दो रिजल्ट्स पे चर्चा करेंगे, उसका पहला रिजल्ट है कि रेफाम्सिन सेंसिटिव, यानी कि रेफाम्सिन रेजिस्टेंस नॉट डिटेक्टेड। अगर पेशेंट रेफाम्सिन सेंसिटिव निकलता है, दूसरे शब्दों में रेफाम्सिन रेजिस्टेंस नॉट डिटेक्टेड, उस परिस्थिति में हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो तुरंत प्रभाव से उसका ड्रग ससेप्टिबिलिटी DSTB रेजिमेन प्रारंभ कर देना है, बिना किसी
सैंपल, अगर सैंपल नहीं गया है या हमारे पास उपलब्ध नहीं है फर्स्ट लाइन सैंपल का, वो बात की बात है। जो ही पेशेंट हमारे पास सेमिनार से रिफाम्सिन रजिस्टर्ड नॉट डिटेक्टेड निकलता है, हमें उसका सेंसिटिव ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है, उसका सैंपल भेजना है। दूसरा, आपकी IRLs को फर्स्ट लाइन का, सेकंड लाइन का, जो लोग सेंसिटिव का अपने फॉर्म में या निक्षय रिक्वेस्ट में फर्स्ट लाइन LPA ही लगा रहे हैं, मेरी उनसे यहाँ रिक्वेस्ट है कि वो आर सेंसिटिव पेशेंट्स के सेकंड लाइन LPA भी भेजें। फर्स्ट लाइन LPA के साथ साथ सेकंड लाइन LPA भी जाना है। अब इसके बाद यहाँ पर दो परिस्थितियां बनती है। जब हमारे पास फर्स्ट लाइन LPA के रिजल्ट्स उपलब्ध होंगे तो उसमें दो बातें हो सकती हैं। या तो वो व्यक्ति आइसोनेक्स से रजिस्ट निकल सकता है या आइसोनेक्स से सेंसिटिव निकल सकता है। अगर आइसोनेक्स से सेंसिटिव निकलता है तो हमें उसका DSTP का रेजिमेन कंटिन्यू रखना है, और वही पेशेंट अगर H रेजिस्टेंस निकलता है तो हमें उसका H मोनोपोली का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है। लेकिन यहाँ पर यह बात जरूर ध्यान रखें, अगर फर्स्ट लाइन LPA के रिजल्ट्स के साथ साथ हमारे को सेकंड लाइन LPA का रिजल्ट भी प्राप्त है और उसके अंदर अगर हमें फर्दरली कोई रेजिस्टेंस दिख रहा है रिजल्ट में, तो हमें उस H मोनोपोली के ट्रीटमेंट को मॉडिफाई करने की आवश्यकता है। मॉडिफाई करने के लिए ड्रग रिप्लेसमेंट की सीक्वेंस है, हम उस पर आगे जब ड्रग रिप्लेसमेंट की सीक्वेंस पे चर्चा करेंगे तब हम उसको देखेंगे। लेकिन मूल बात जो निकल के है वो ये है कि अगर H मोनोपोली पेशेंट्स के सेकंड लाइन LPA के अंदर किसी प्रकार का फर्दर रेजिस्टेंस पाया जाता है तो हमें H मोनोपोली का ट्रीटमेंट मॉडिफाई करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर मैं फिर आपको बता दूं, पूर्व में भी मैं ये चर्चा कर चुका हूं, अगर H मोनोपोली के फॉलोअप के दौरान अगर आपका पेशेंट पॉजिटिव पाया जाता है तो भी आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की जरूरत पड़ेगी, वो पुनः प्रिजम्पटिव DRTP की श्रेणी में आ जाएगा। तो उसको वैसे ही ट्रीट करना है जैसे प्रिजम्पटिव DRTP के पेशेंट्स को हम और टेस्टिंग के लिए करते हैं। अंकुर जी इसका आगे वाला एल्गोरिथम देंगे जो राइट आर्म है इसकी। जी थैंक यू। इसकी राइट आर्म जो है वो रेफाम्सिन रजिस्ट को डिटेक्ट ये एल्गोरिथम को शो करती है कि अगर सिबिनाट से जो पेशेंट हमने टेस्टिंग के लिए लगाया है वो रेफाम्सिन रजिस्ट डिटेक्टेड होता है तो हम उस स्थिति में क्या करेंगे। निश्चित रूप से सबसे पहले उसका आइसोलेट सैंपल जो है फर्स्ट लाइन LPA के लिए, सेकेंड लाइन LPA के लिए और लिक्विड कल्चर DST के लिए भेजना सुनिश्चित करें। और एक ही फॉर्म में इनकी निक्षय रिक्वेस्ट के साथ साथ जो मैनुअल फॉर्म हम भर रहे हैं उसमें फर्स्ट लाइन पे भी टिक कीजिए, सेकंड लाइन LPA भी टिक कीजिए और लिक्विड कल्चर DST पे भी हमें टिक करना होगा। अगर हम ये फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करेंगे तो ये मान करके चलिए लैब वही फॉलो करेगी जो आपने मेंशन किया है। तो इसलिए आप सभी अपनी फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हुए इन सैंपल्स को भेजिए। इन तीनों की अलग अलग महत्वता है। फर्स्ट लाइन LPA हम यहाँ इसलिए भेज रहे हैं ताकि हम रिफाम्सिन रेजिस्टेंस के साथ साथ H का रेजिस्टेंस भी डिटेक्ट कर सकें। सेकेंड लाइन LPA यहाँ पर इसलिए भेजा जा रहा है कि हम इस पेशेंट्स के अंदर FQ ग्रुप के रेजिस्टेंस को जांच सके, साथ ही साथ सेकेंड लाइन इंजेक्टेबल के रेजिस्टेंस को भी जांच सके। लिक्विड कल्चर DST यहाँ पर हम इसलिए करा रहे हैं ताकि फर्दर में उसका रेजिमिन पायराजिनामाइड, बेडाक्विन, क्लोफाजेमाइन, मॉक्सीफ्लोक्सोसिन, लिंजोलाइड और डेलामाइड, इन सब दवाओं के लिक्विड कल्चर DST और इनकी सेंसिटिविटी के आधार पर हम मॉडिफाई कर पाए। इनमें जहां जहां हमारे पास जिस IRL में जो जो सुविधाएं हैं उस आधार पर ये लिक्विड कल्चर DST हो रही है, भविष्य में फुलफिल हो जाएगी, बड़े स्तर पर होना प्रारंभ हो जाएगा। हम रेफाम्सिन रेजिस्ट पेशेंट को डिटेक्ट करने के बाद उसको प्री ट्रीटमेंट इवोल्यूशन के लिए भेजेंगे। अब मैं यहाँ पर प्री ट्रीटमेंट इवोल्यूशन के अंदर हमारे कुछ काउंसलर्स भी यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं उनको इस पूल में लेते हुए कहना चाहूंगा कि यहाँ पर उन काउंसलर्स की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि प्री ट्रीटमेंट इवोल्यूशन के अंदर काउंसलिंग सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मरीज को इलाज कितना चलना है, उसका इलाज किस प्रकार होगा, इलाज में क्या क्या व्यवधान आ सकते हैं, इलाज कितना मॉडिफाई हो सकता है, इलाज के दौरान उसको किस प्रकार का भोजन करना है, और भी कई सारी बातें प्री ट्रीटमेंट इवोल्यूशन में वो सारे काउंसलर्स जो भी जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से इस एल्गोरिदम में वो सुनिश्चित करें कि प्री ट्रीटमेंट इवोल्यूशन होने में काउंसलिंग का कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। तो प्री ट्रीटमेंट इवोल्यूशन में मैं सबसे ऊपर रखूंगा काउंसलिंग को। फिर उसके बाद एक पूरी लिस्ट है
जिसको हम प्री ट्रीटमेंट इवोल्यूशन के दौरान डिस्कस करेंगे, वो सारे इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन मैंने यहाँ काउंसलिंग का बात इसलिए कही क्योंकि काउंसलिंग का जो भूमिका है, जो उसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, वो डे फर्स्ट से डायग्नोसिस होते ही स्टार्ट हो जाती है टिल ट्रीटमेंट एंड तक। फिर इसके बाद जब ये सारी रिफार्मसिन रजिस्टर हम डिटेक्ट कर लेते हैं, उसके सैंपल हम भिजवा देते हैं, तो हमें उसकी निक्षय एंट्रिया सुनिश्चित करनी होगी कि निक्षय के अंदर प्रॉपर तरीके से उसकी सारी टेस्ट, उसके बैंक डिटेल्स और उसकी कोमॉर्बिलिटीज, ये हमने निक्षय में एंट्री करी है या नहीं करी। मैं यहाँ पर डीआरटीबी पेशेंट्स के लिए एक विशेष रूप से निक्षय एंट्री की बात करूंगा, वो है हेल्थ फैसिलिटी के अंदर डीआरटीबी सेंटर्स की। हम अभी तक हेल्थ फैसिलिटी के अंदर जो भी डीआरटीबी पेशेंट्स हमारे निकल करके आ रहे हैं, हम उनके डीआरटीबी सेंटर्स को मेंशन नहीं कर रहे हैं, जो कि एक हमारी कमी है। और हम समय रहते इसे दुरुस्त कर लें कि जितने भी पेशेंट्स जो हमारे एमडीआर निकलते हैं, हम हेल्थ फैसिलिटी के कॉर्नर में जाकर उनका डीआरटीबी सेंटर जरूर अपडेट करें। अब यहाँ पर 3 स्थितियां बनती है जब हम सैंपल भेज देते हैं। अगर हमारे पास इन फर्स्ट लाइन एलपीए, सेकंड लाइन एलपीए की टेस्ट की रिजल्ट्स उपलब्ध नहीं होती है, तो हम कोई अदर जो रेजिमेंट्स के एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हैं, उनको फोरी निगाह से देखते हुए हम उसे शॉर्टर ओरल बेडाकुलिन कंटेनिंग रेजिमेन स्टार्ट कर देते हैं, अगर हमारे पास फर्स्ट लाइन एलपीए या इनकी जांचें उपलब्ध नहीं है। अगर हमारे पास ये जांचें उपलब्ध हो तो हम शॉर्टर ओरल बेडाकुलिन कंटेनिंग एमडीआर आरआर रेजिमेन किन्हें देंगे, हम उस पर चर्चा कर लें। और यही कार्यक्रम की नई गाइडलाइन का मुख्य परिवर्तन है जिस पर हमें चर्चा करनी है। तो रेफार्मसिन रजिस्टर निकलने के बाद यदि उस पेशेंट का कोई एडिशनल रेजिस्टेंस डिटेक्ट नहीं हुआ है, या बीच में आप देखिए यहाँ और लगा हुआ है शब्द, तो रेफार्मसिन रजिस्टर के साथ यदि किसी पेशेंट का एडिशनल रेजिस्टेंस डिटेक्टेड नहीं हुआ है या एच रेजिस्टेंस डिटेक्ट हुआ है किंतु उसके आईएनएच के 2 जीन्स हैं, केटजी जीन्स और आईएनएच, इन दोनों में से केवल वो एक से ही रजिस्ट डिटेक्टेड हुआ हो, दोनों से नहीं। यहाँ ये एक बाध्यता है, इस बाध्यता में बारीकी है, हम इसे जान ले। मैं इसे दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि एच रेजिस्टेंस डिटेक्ट हुआ हो विद केट जी म्यूटेट या आईएनएच म्यूटेट, अगर दोनों का एक साथ रेजिस्टेंस डिटेक्टेड हुआ है तो वो पेशेंट शॉर्टर ओरल बेडाकुलिन कंटेंट के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, उसका रेजिमेन कुछ दूसरा होगा, उसमें हम आगे चर्चा करेंगे। एंड एफक्यू रजिस्टर नॉट डिटेक्टेड, यानी कि वो फ्लुरोक्लोन ग्रुप से, एफक्यू ग्रुप से सेंसिटिव होना चाहिए। तो ये 3 बाध्यताएं हैं, 3 इसकी चरण हैं। हम इन्हें एक बार पुनः दोहराएंगे कि पेशेंट रेफार्मसिन रजिस्टर डिटेक्ट हो, जो हमारी पहली शर्त है। उसके बाद उसमें कोई फर्दर रेजिस्टेंस, एडिशनल रेजिस्टेंस उसमें कोई फर्दर एडिशनल रेजिस्टेंस डिटेक्टेड नहीं हुआ हो, या एच रेजिस्टेंस डिटेक्ट हुआ हो लेकिन या तो वो केट जी म्यूटेशन का हो या आईएनएच का हो, दोनों का साथ नहीं हो। और अन्य तीसरी बात कि वो एफक्यू से भी रजिस्ट डिटेक्ट नहीं हुआ हो, यानी कि वो एफक्यू ग्रुप से सेंसिटिव रहा हो। को एक बार देखते हुए हम उसे शॉर्टर ओरल बेडाकुलिन कंटेनिंग एमडीआर आरआर रेजिमेन के लिए रेफर कर दें। अगर हमारे पास फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एलपीए की टेस्ट की जांच मौजूद है, उस स्थिति में अगर एक अन्य परिस्थिति बनती है कि वो ही पेशेंट एच रेजिस्टेंस डिटेक्ट हुआ हो और उसके एच रेजिस्टेंस में आईएनएच और केटजी दोनों जीन से वो म्यूटेट हुआ हो या एफक्यू ग्रुप से रजिस्टर हुआ हो। देखिए इन दोनों का रेजिस्टेंस होना यहाँ पर आवश्यक नहीं है, केटजी और आईएनएच तो दोनों की रजिस्टर होना आवश्यक है, लेकिन एफक्यू ग्रुप के साथ या तो एफक्यू ग्रुप से भी रजिस्टर हो और आईएनएच और केटजी से दोनों में से एक, यानी कि आईएनएच के दोनों जीन्स और एफक्यू रजिस्टर, ये दोनों की भी बाध्यता नहीं है। बीच में और लगा हुआ शब्द है, इसको आप ध्यान से समझिए, एच रेजिस्टेंस डिटेक्ट विद बोथ और एफक्यू रजिस्टर डिटेक्टेड। तो ऐसे मरीजों को हम लॉन्गर ओरल एमडीआर एक्सडीआर रेजिमेन के लिए रेफर करेंगे। मैं एक बार इसको, अगर किसी को इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं उसे लगातार देख रहा हूं।
तो हमारे इस एल्गोरिथम का दूसरा आर्म ये है जिसमें हमने देखा कि अगर पेशेंट रेफाम्सिन रेजिस्ट निकलता है तो हम ऐसी स्थिति में कब उसको शॉर्टर ओरल बेडाक्विन रेजिमेन देंगे और कब उसे हम लॉन्गर ओरल बेडाक्विन रेजिमेन देंगे। सर नेक्स्ट। सर आई थिंक ये वाला एल्गोरिथम पूरा हो गया है। अगर इस एल्गोरिथम में किसी को कोई प्रश्न हो तो वो चैट बॉक्स में डाल सकता है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। कुछ विशाल जी, कुछ लोग रिपीट करवाना चाहते हैं एक शॉर्टर का और एक लॉन्गर का, क्या कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा शॉर्टर रहेगा कौन सा वापस रिपीट कर दीजिए। जी सर, जब हम सिबिनाट करवाते हैं तो हमारे पास रेफाम्सिन रेजिस्ट डिटेक्टेड होता है। आप इस एल्गोरिथम का ये वाला चार्ट देखिए, रेफाम्सिन रेजिस्ट डिटेक्टेड। जब रेफाम्सिन रेजिस्ट डिटेक्टेड हो जाता विशाल है, जी अगर आपकी कर्सर से आप दिखा सकते हो कि चीजें कहाँ लिखी हुई है तो शायद आप बेहतर समझ पाए। सर कर्सर ये स्क्रीन शेयर एक्चुअल में चलिए ठीक। आप बोलिए विशाल जी। मेरा कर्सर नजर आ रहा है सर अभी? शायद नहीं आ रहा आपको। चलिए कोई बात नहीं जी। तो जब पेशेंट रेफाम्सिन रेजिस्ट डिटेक्टेड हो रहा है और हमारे पास फर्स्ट लाइन एलपीए की, सेकंड लाइन एलपीए की रिपोर्ट्स हैं, अगर उन रिपोर्ट्स में हमने कोई एडिशनल रेजिस्ट डिटेक्टेड नहीं किया है और हमारे पास एच रेजिस्टेंस डिटेक्ट है, तो एच का मतलब आइसोनेक्स के 2 जीन्स के लिए वो हमारे को करवाते हैं एलपीए के अंदर, आपने देखा होगा निक्षय के अंदर। तो एक तो होता है केट जी, एक होता है आईएनएच। विशाल सर अभी आपके स्क्रीन पे एक रिक्वेस्ट आई होगी कंट्रोल की, अगर आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे तो शायद आपको एक्सेस मिल जाएगा माउस मूव करने का। रिक्वेस्ट आई थी, मैं आपको रीसेंड करता हूँ सर रिक्वेस्ट। जी सर एक बार रीसेंड कीजिए। यस सर, अब आपकी अब मूव कर सकते हैं माउस आई थिंक। यस दिख रहा है सर मेरा मूविंग माउस दिख रहा है? यस सर आपका दिख रहा है सर माउस। विशाल जी दिख रहा है। जी सर। तो मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा, रेफाम्सिन रेजिस्ट डिटेक्टेड, पेशेंट यहाँ पर डिटेक्ट हुआ रेफाम्सिन से। अब हम इस एल्गोरिथम को आगे बढ़ाएंगे, हमने सैंपल भेज दी यहाँ पर तीनों, ये फर्स्ट लाइन एलपी, सेकंड लाइन एलपी, लिक्विड कल्चर टीएसटी। अब यदि हमारे पास इनकी जांचें उपलब्ध नहीं है तो हम सीधा यहाँ आकर के, अगर कोई अदर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया नहीं है शॉर्टर रेजिमेन के लिए, तो हम पहले सीधे यहाँ से शॉर्टर रेजिमेन की तरफ जाएंगे। लेकिन यदि हमारे पास यहाँ पर इनकी जांचें उपलब्ध हैं, फर्स्ट लाइन एलपीए, सेकंड लाइन एलपीए उपलब्ध हैं, और हम यहाँ देखें कि नो एडिशनल रेजिस्टेंस डिटेक्टेड और एच रेजिस्टेंस डिटेक्टेड, यानी कि हमारे पास एलपीए में एच का रेजिस्टेंस डिटेक्ट हुआ हो, लेकिन इस एच के 2 जीन्स हैं, एक तो केट जी है और एक आईएनएच है, इन दोनों में से केवल एक से रजिस्ट हो, दोनों से नहीं, नॉट बोथ, इन दोनों में से केवल एक, तो हम उसको भी शॉर्टर देंगे। मैं दोबारा कर रहा हूं, हम शॉर्टर किस किस को देंगे? एच के साथ साथ, इस आर रेजिस्टेंस के साथ साथ यहां पर हमारे एलपी में एच रेजिस्टेंस डिटेक्ट हुआ हो और इस एच के 2 जीन्स, एक तो केट जी और एक आईएनएच, इन दोनों में से एक से रजिस्ट हो, ठीक बात, और एफक्यू के साथ वो सेंसिटिव हो और एफ के साथ वो एफक्यू के साथ सेंसिटिव हो, तो हम उसे शॉर्टर ओरल बेडाक्विन रेजिमेन। अब यदि वो इस एच के, इधर आ जाइए आप, इस एच के रेजिस्टेंस में केट जी और आईएनएच दोनों से रजिस्ट है तो हम उसे लॉन्गर ओरल देंगे, या फिर अगर वो इससे सेंसिटिव है एच से लेकिन एफक्यू से रजिस्ट डिटेक्टेड हुआ है तो भी उसे और लॉन्गर देंगे। मुझे लगता है सर ये क्लियर हुआ थोड़ा सा, और इससे बेहतर कोई नहीं समझा सकता। मैं एक बार पुनः दोहराऊंगा, यहाँ पर अगर एच से वो सेंसिटिव भी आ रहा है ना, आप देखिए एच रेजिस्टेंस डिटेक्टेड है बोथ के साथ, लेकिन कईयों का प्रश्न होता है कि अगर वो एच से सेंसिटिव है तो क्या करेंगे? अरे अगर एच से सेंसिटिव है ना लेकिन एफक्यू से रजिस्ट डिटेक्टेड हुआ है तो लॉन्गर देंगे। और इसका एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है?
एक्सक्लूजन क्राइटेरिया जब हम नेक्स्ट सेशन में जब हम शॉर्टर ऑरर की ट्रीटमेंट और लॉन्गर के एक्सक्लूजन इंक्लूजन क्राइटेरिया को डिटेल में देखेंगे, मैं एक साथ सारी चीज इसलिए नहीं लेना चाह रहा कि उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगर हम इस चार्ट को, इस एल्गोरिथम को नहीं समझे, ये पूरी जान है आज की इस प्रेजेंटेशन की और डीआरटीबी केस फाइंडिंग की। ये चार्ट पूरा एक इसका ये सोल है। ये अगर हम इसको अपने पास प्रिंट करवा करके रखें और इसे डेली आपके टेबल पे रख लें या कहीं आप ऐसी जगह रखें आपके ऑफिस में जहां दिन में एक बार दो बार आपकी इस पे नजर पड़ती रहे, तो मैं समझूंगा ये चीज हमारे को क्लियर होती चली जाएगी। सर नेक्स्ट लीजिए, अंकुर जी नेक्स्ट। आई थिंक ये हमारा डीआरटीबी केस फाइंडिंग का एल्गोरिथम के साथ ही ये किस तरह से केस फाइंडिंग तक हमें बढ़ना है, ये टॉपिक शायद समाप्त हुआ है। किसी की अगर कोई क्वेरी हो तो चैट बॉक्स में आप लिख करके दे सकते हैं। सर आई थिंक अगर ट्रीटमेंट को भी अभी लेंगे तो काफी ज्यादा हो जाएगा, हम उसे नेक्स्ट सेशन में ऑर्गेनाइज करें क्योंकि केस फाइंडिंग ही। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। आज आपने डायग्नोसिस एल्गोरिथम बहुत अच्छा बताया, और क्योंकि लोगों को अगर आज ट्रीटमेंट और बताएंगे तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट सेशन फिर कभी आयोजन करेंगे और उसके अंदर ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। विशाल जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। पार्टनर बात करना चाह रहे हैं। विशाल जी आपने बहुत अच्छा बताया। थैंक मैं यू सर। एक चीज इसमें और जोड़ूंगा, यदि आपके पास आर रजिस्टेंस आया है नेट से और सेकेंड लाइन एलपीए किसी कारण से नहीं करवा पाए, वैसे 100% का होना चाहिए, लेकिन किसी कारण से नहीं करवा पाए, तो आप पेशेंट बेनिफिट में ऑल ओरल लॉन्गर रेजिमेन ही देंगे। जी सर। अच्छी तरह रिव्यू कर ले, रिव्यू करके आप ऑल ओरल लॉन्गर रेजिमेन ही देवें। जी सर। क्लियर? जी सर। जी। जो लोग प्रेजेंट है वो चैट बॉक्स में अपनी एक बार अटेंडेंस डाल दीजिएगा। जो लोग प्रेजेंट है वो एक बार चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस डाल दीजिएगा। एंड मैंने अभी एक चैट बॉक्स में एक फीडबैक फॉर्म लिंक शेयर किया है, कृपया करके उस फीडबैक फॉर्म पे अपना फीडबैक जरूर दीजिए। फीडबैक से पहले WHO कंसल्टेंट जोधपुर आरिफ बेग साहब आपसे 2 मिनट बात करना चाहते हैं। अंकुर आरिफ बेग जी को आप होस्ट कराइए। अंकुर। यस सर, वो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सर अभी आरिफ जी। उनको स्क्रीन शेयर भी करनी है प्रेजेंटेशन। ओके सर, डन सर। ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बॉस। हाँ सर, एक मेरा सवाल है छोटा सा ट्रूनाट के संबंध में, कि हमको ये निर्देश दिए गए हैं कि जहाँ पे ट्रूनाट मशीन है आप स्पूटम माइक्रोस्कोपी की जगह डायरेक्ट ट्रूनाट कर दें। आपने सही सुना, इसको आधा है, ये पूरा मैं बोल देता हूँ। जहाँ पे ट्रूनाट मशीन है वहाँ पे सभी प्रिजम्पटिव टीबी पेशेंट का डायग्नोसिस ट्रूनाट के माध्यम से करना है उस साइट पे। वहाँ पे माइक्रोस्कोपी केवल फॉलोअप पेशेंट के लिए अवेलेबल रहेगी। और सर अभी ये बताया गया है कि जो भी पेशेंट आपके डायग्नोस होते हैं सबको सीबीनाट के लिए भेजना है। तो ट्रूनाट साइट पे कोई सपोज एक्सरे पॉजिटिव पेशेंट आता है और ट्रूनाट में एमटीबी नॉट डिटेक्टेड होता है, तो क्या उसको भी सीबीनाट के लिए भेजना है हमको? सर वो यूडीएसटी के लिए जब बात हो रही है तो यूडीएसटी में आप उसको यदि एक्सरे से आपने उसको क्लिनिकली डायग्नोस कर दिया है तो उसको ट्रूनाट में नहीं भेजे, उसको कोशिश करें सीबीनाट में ही भेजे। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, यदि ट्रूनाट में भेजेंगे आप, ट्रूनाट में नेगेटिव आने के चांस रहेंगे, तो वो आपका यूडीएसटी में काउंट नहीं होगा। जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता आप प्रेफरेंसली सीबीनाट ही कराएं ऐसे मरीजों की। बिल्कुल सर, मैं मेरी यही क्वेरी थी, क्योंकि हमारा वो यूडीएसटी का फिर टारगेट पूरा नहीं होता। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ट्रूनाट को आप टीबी डायग्नोसिस में फोकस करें
और सीबी नाट को यूडीएसटी में फोकस करें। ओके ओके सर, थैंक यू। सर पाटनी सर, जी बीकानेर से बोल रहा हूँ, डॉक्टर मोदी। जी सर। सर थोड़ा सा ये मैं पूछना चाह रहा था कि जैसे एमटीबी डिटेक्शन के अंदर टू नाट और सीबी नाट की सेंसिटिविटी में कुछ फर्क है क्या? मतलब जैसे अपन इसकी तो सेंसिटिविटी मानते हैं कि भाई ये 90। सेंसिटिविटी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क टेक्नोलॉजी का है, अलग अलग कंपनी का है। और नहीं वो बंसल साहब ने नाट पूछा है। दो स्टेप में होती है, एमटीपी और रिफॉर्मेशन अलग अलग स्टेप है। मान लो किसी का, और क्योंकि सैंपल अलग अलग समय में लिए जाते हैं, अलग अलग सैंपल होते हैं। आज आपने माइक्रोस्कोपी कराई, वो पॉजिटिव थी, तो सेम सैंपल्स हो सकता है टू नाट भी पॉजिटिव आए। अगले दिन आपने कोई और सैंपल लिया, वो जरूरी नहीं है कि स्पेयर में बेसिलाई हो, क्वालिटी ऑफ सैंपल अच्छा हो और फिर वो टू नाट नेगेटिव आए। टू नाट नेगेटिव आएगा तो आप रिफॉर्मेशन के लिए आगे नहीं जाएंगे, रिफॉर्मेशन के लिए नहीं जाएंगे तो वो यूपीएससी में काउंट नहीं होगा। जैसे बंसल साहब ने पूछा है ना कि भाई जैसे टू नाट नेगेटिव आ गया जी और एक्सरे सजेस्टिव होता है, मान ले अपन हाँ। टू नाट तो प्रिजम्पटिव को कराते हैं, हाँ। तो एक्सरे सजेस्टिव भी एक तरह से प्रिजम्पटिव है, और अगर वो नेगेटिव आ गया तो अब उसको वापस दोबारा सीबी नाट से वापस रीस्क्रीनिंग करवाएं, ये मतलब ये करवाना है क्या सर उसे? यदि यूडीएसटी आपको करवानी है और आपने उसको क्लिनिकली डायग्नोस डिक्लेयर कर दिया है तो अच्छा होगा। तो अपना वाला है ना। हाँ तो यूडीएसटी तो करवानी है ही, अगर स्पुटम में हाँ, तो करानी है तो फिर करवाओ। सीबी नाट में भेजना पड़ेगा, क्योंकि अभी टू नाट के केवल एमटीपी नेगेटिव होने की स्थिति में वो यूडीएसटी में काउंट नहीं होता है। ऐसे सैंपल्स को डायरेक्टली सीबी नाट में भेजे फिर, और हाँ यही मैं आपको कह रहा हूँ कि दो बार हो गया जांच। मैं यही कह रहा हूँ कि टीबी डायग्नोसिस के लिए टू नाट साइट जहाँ पे है वहाँ टू नाट से फोकस करें, और एक्सरे तो सबके साथ होगा ही होगा। और यदि यूडीएसटी के लिए जाना है तो उसका सैंपल सीबी नाट पे भिजवाए। अभी एक टीम आई थी एनआरएचएम की, एनएचएम उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट से, उन्होंने वहां पे सीएससी पे कहा कि जितने स्पुटम हुए ना उनके एक्सरे क्यों नहीं हुए। हाँ तो होने चाहिए सर, हमारा डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल यही वही कहता मैं है। निवेदन कर रहा था यदि कि भाई हमारे अपन ने पास- स्टार्ट कराई है ना, तो हाँ उसका एक्सरे भी साथ साथ हो जाए तो वो अपना एक प्रोटोकॉल पूरा हो जाएगा। सर, प्रोटोकॉल यही कहता है कि या तो माइक्रोस्कोपी प्लस एक्सरे या नाट प्लस एक्सरे फॉर टीबी डायग्नोसिस। हाँ वो तो सीआरएम टाइप की ट्यूब थी सेंट्रल रिव्यू मिशन की, तो उन्होंने कहा कि आपने स्पुटम तो डूंगरगढ़ में करा लिए महीने में 30 और एक्सरे हुए 5, तो इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है उसकी कोई। सर वैलिडिटी तो अलग सवाल है, वैलिडिटी तो सबकी होती है, लेकिन नहीं वैलिडिटी का मतलब हर प्रोटोकॉल की पालना नहीं। हर प्रिजम्पटिव टीबी पेशेंट जहाँ पे टू नाट साइट है वहाँ टू नाट प्लस एक्सरे ऑफर होगा फॉर टीबी डायग्नोसिस। जहाँ पे टू नाट नहीं है वहाँ पे स्मीयर माइक्रोस्कोपी प्लस एक्सरे ऑफर होगा फॉर टीबी डायग्नोसिस। जी ठीक है। और ट्रू नाट में अगर रिफॉर्मेशन सेंसिटिव आ जाता है तो यूडीएसटी तो काउंट वो तो हो गया ना। वो तो हो जाएगा, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप निश्चय में रिजल्ट एंटर करते हैं दोनों। हाँ करवा देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। जी चलिए फिर अब आपसे 2 मिनट WHO कंसल्टेंट जोधपुर डॉक्टर आरिफ बेग साहब बात करना चाह रहे हैं, आप उनकी बात सुनिए। Good morning, everyone. अंकुर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आपके बात आ रही है सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अंकुर, आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है सर। या गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो पाटिल सर ने जो अभी बोला, ऐसे संदर्भ में जब हमारे पास सेकंड लाइन एलपीए, फर्स्ट लाइन एलपीए का रिजल्ट मौजूद नहीं है, और यहाँ पे जो मैंने 1 2 3 4 5 पॉइंट लिखे हैं, ऐसा मरीज मिलता है, ऐसा रोगी मिलता है जिसका ये
एलिजिबिलिटी हो जाता है। अगर सबसे पहला पॉइंट, अगर मरीज ने 1 महीने से ज्यादा अगर मॉक्सीफ्लॉक्सासिन खाया हुआ है, कैनामाइसिन लिया है, इथेनोमाइड या क्लोफाजमिन लिया है, तो इनको, और इसमें से इंटॉलरेंस है, मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, साइड इफेक्ट हो गए, तो इनको शॉर्टर नहीं देना है। आप एलपीए का वेट नहीं करेंगे, इनको सीधा सीधा ऑल ओरल लॉन्गर के लिए दिलवाएंगे। और अगर ऐसे मरीज मिलते हैं जो प्रेग्नेंट हैं, उनको भी शॉर्टर नहीं देना है। और एक्स्ट्रा पल्मोनरी डिसीज इन PLHIV, इनको भी शॉर्टर नहीं देना है। डिसेमिनेटेड मेनिंजियल और ब्रेन टीबी, जो दिमागी टीबी बोलते हैं, इनको में भी शॉर्टर नहीं चलेगा। कृपया करके इनका एलपीए में रिजल्ट कुछ भी आए, आप इनको ऑल ओरल लॉन्गर में चलाएंगे। और आखिरी पॉइंट है, शॉर्टर रेजिमेन के किसी भी दवा के लिए अगर कोई भी एडवर्स इवेंट होता है, ड्रग का साइड इफेक्ट होता है, मरीज इंजेक्शन ले नहीं पा रहा है, मरीज का मसल मास इतना नहीं है, तो आप उसको जबरदस्ती शॉर्टर नहीं दिलवाएंगे, उनको आप ऑल ओरल लॉन्गर में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, तो ये जो पार्टी सर बोल रहे थे कि अगर ऐसा संदर्भ है जहां एलपीए का रिपोर्ट नहीं है और आपके पास इन परिस्थितियों में मरीज है, तो आप इनको डायरेक्ट ऑल ओरल लॉन्गर में ट्रांसफर कराएंगे, प्री ट्रीटमेंट इवैल्यूएशन करा के इनका ऑल ओरल लॉन्गर चलाएंगे। और दूसरी चीज विशाल जी ने बहुत अच्छा समझाया है, एक शॉर्टर ओरल बिडेक्विलिन रेजिमेन है जो हमारा अब इंजेक्टेबल रेजिमेन जो है उसको रिप्लेस करेगा। इसके आदेश आएंगे, आने के बाद वो चालू करेंगे आप शॉर्टर ओरल बिडेक्विलिन रेजिमेन। तब तक हमारा जो अभी चल रहा है एच मोनोपोली, शॉर्टर इंजेक्टेबल रेजिमेन और ऑल ओरल लॉन्गर रेजिमेन, यही चलते रहेंगे। ठीक है, तो ओरल बिडेक्विलिन रेजिमेन जो है वो उसके आदेश आएंगे, उसके बाद हम उसको चालू करेंगे। ठीक है, और दूसरा चीज स्मीयर और कल्चर का फॉलोअप, अगेन बहुत जगह कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है DSTB का आपको क्लिनिकल फॉलोअप कब कराना है, स्मीयर कब कराना है और कल्चर कब कराना है। इसी तरह से एच मोनोपोली में कब कराना है, 3rd मंथ ऑनवर्ड्स, मतलब तीसरे महीने से लगातार आपको एच मोनोपोली में स्मीयर कराना है। और शॉर्टर में अगेन स्मीयर कब से कराएंगे, कुछ जगह बहुत अच्छी चीज है, पहले महीने से ही कराते हैं, लेकिन कम से कम तीसरे महीने से हर महीने में उसका स्मीयर होगा, और हर तीसरे महीने उनका कल्चर होगा। ठीक है, तो 2021 में क्या बदला है ये विशाल जी ने पूरा आपको समझाई है, बाकी मिलते रहेंगे तो हम पूछते रहेंगे। डॉक्टर भरत, ओवर टू यू। धन्यवाद। आपके पास कोई सवाल हो तो और पूछ सकते हैं आप। तो आपकी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही, इसका तात्पर्य है कि आपके पास कोई सवाल नहीं है। फिर भी अगर आपके सवाल हो तो आप किसी भी समय हमारे से मेल के माध्यम से, चैट के माध्यम से संपर्क करके सवाल आपसे पूछ सकते हैं, उसका आपको उत्तर मिल जाएगा। चलिए, आज के लिए विशाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने आज एक्टिवली पार्टिसिपेट किया उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ दिनों में बाद फिर वापस मिलेंगे एक अच्छे से टॉपिक के साथ। धन्यवाद, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, everyone, and wish you a happy new year. I just shared a feedback link in the chat box with you all. मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, प्लीज उस चैट लिंक पे क्लिक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा सेशन के रिगार्डिंग। थैंक यू एवरीवन।